दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं आधुनिक काल पार्ट 6 प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव। इससे पहले आधुनिक काल को लेकर के हम 5 वीडियो बना चुके हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक काल के एक संपूर्ण इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आधुनिक काल के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं वो इन वीडियो को देखें, और जो संक्षिप्त में आधुनिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर संक्षिप्त वाली एक वीडियो बना रखी है जिसमें संपूर्ण आधुनिक काल एक ही वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको देखिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आग्रह, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। और आप पहली बार यदि हिंदी की बिंदी चैनल को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकाट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1952 में यानी कि नवंबर 1895 में वे रिया घास जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे कि खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत 7 फरवरी 1896 को हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे लोग या विशेष रूप से भारतीय लोग जो भारत की भाषाओं के बजाय दूसरी भाषाओं के प्रति अपना जो प्रेम दिखाते हैं उसके बजाय एक विदेशी स्वयं कह रहा है कि जिस देश की जो भाषा है वो बहुत सुंदर है, उसी की प्रकृति के अनुकूल लोगों को कार्य करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है अपनी भाषा के लिए भी और पिंकोट जैसे विदेशी विद्वान का हिंदी के प्रेम के प्रति भी। जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद की भूमिका में भी लिखा था, देखिए उसमें वे क्या कहते हैं। फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा है। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। चूंकि पूर्व में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि इनके सनों में दिक्कत थी, तो इसलिए ये अनुमानित लिखा गया है। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे सिकंदरे से निकला था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू में निकलता था, ये निकलने लगा था, उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी छपने लगे थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में
बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। ये विशेष बात है, विशेष रूप से भारतेंदु के समकालीन लेखकों कवियों की, कि उन्होंने स्वयं तो हिंदी को या साहित्य को प्रचारित किया, उस विधा को लिखा, लेकिन दूसरे लोगों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 मार्च सन 1867 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली, जिसमें शिक्षा संबंधित असाधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को। विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की। संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खां ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के लिए उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि ये अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहबीज के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन का अरशाद तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए और अपने प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्षमंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब ये फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा कि उसके मूल पर ही उसने कुठाराघात चलाना चाहा और बीम्स साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो बचे खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहता। सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था ये पहले कहा जा चुका है। संवत 1927 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हेवेल साहब ने अपनी यह राय जाहिर की कि ये अंग्रेजी में नाम था लेकिन किसी कारण से कृतिदेव फॉन्ट की वजह से कुछ गड़बड़ा गया। यह जाहिर की यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। इस राय को गारसादा तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 तक जब यह विवाद हुआ था कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गांवों की, जो उर्दू से सर्वथा परिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी न किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहें और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर भी गारसादा तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज़ के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी।
उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तब भी उन्होंने उसके संपादन की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मत मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एक ईश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एक ईश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना प्रारंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित हुए, साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है। अर्थात एक तरह से आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को प्रचारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कि हिंदी पंजाब में और दूसरी जगह पर काफ़ी चर्चित और प्रचलित हुई। संवत 1920 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धाराम फुल्लोरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराजा रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथले पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब में सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएं देते थे। रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सहस्त्रों आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी हैं। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रभा उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कहे और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थी और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे, पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह, शतोपदेश दोहे इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र 1400 पृष्ठों के लगभग लिखा था, जो कहीं खो गया। भागवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धस्थ लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। मृत्यु से पहला इतना बड़ा आभास निश्चित रूप से व्यक्ति की प्रतिभा और उसकी
बौद्धिक कौशलता और तीक्ष्ण अनुमान की शक्ति का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था। जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था, तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता। सामान्यतः संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी। उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वे कैसे चल सकती थी। जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं, तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृतिक रूपों से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी। राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आधुनिक काल पार्ट 6। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।